नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का एक अति महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके बारे में कुछ तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के बिंदु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। आज के पाठ्यक्रम का जो बिंदु होगा वो है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप जैसे आपको सबको पता है कि हमने वर्णों को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। हमने वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया पिछले एपिसोड में। किसको? वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया। इसका नाम स्वर और दूसरे का नाम व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं ये विद्यार्थियों, स्वर किसे कहेंगे ये हम परिभाषा से समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कह देते हैं? स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। और ये 11 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे पास 11 स्वर है। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि हमारी मूल भाषा संस्कृत है, ये स्वरों की संख्या 13 मानती है। कितना मानती है? 13 मानती है। और संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। जबकि हिंदी में इन्हें क्या नाम दिया गया है? स्वर। संख्या की बात करें तो कितने होते हैं? 11। प्रिय विद्यार्थियों, 11 जो स्वर होते हैं, हम इनको संधि की दृष्टि से भी समझने का प्रयास करेंगे। देखो, संधि की दृष्टि से जब हम बात करें, ए और आ के बाद में ई या ई का मेल होता है, तो हमें पता है क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। और प्रिय विद्यार्थी, जब ए और आ के बाद में उ या उ का मेल होता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। और जब ए और आ के बाद में, समझने का प्रयास करेंगे, जब ए और आ के बाद में री का मेल होता है तो क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। और ए, ओ और अर, ये तीन मात्रा का जब प्रयोग हो जाता है तो वहां संधि मानी जाती है, गुण स्वर संधि। तो संधि की दृष्टि से भी स्वर बड़े इंपोर्टेंट बिंदु है। और इसके बाद में हम चर्चा करें कि जब ए और आ के बाद में ए और आई का मेल हो तो क्या बनता है? आई बनता है। और जब ओ और औ का मेल हो तो क्या बनता है? औ बनता है। और जब आई और औ की मात्रा का प्रयोग होता है तो वहां संधि होती है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि होती है। और इसके बाद में हम चर्चा करें प्रिय विद्यार्थियों, जब ए और आ के बाद में ए या आई आ जाए तो आ बनता है। ई या ई के बाद में ई या ई आ जाए तो बड़ी ई बनती है। और उ या उ के बाद में बड़ा उ हो जाए तो उ की मात्रा बनती है, दीर्घ उ की मात्रा बनती है। और जब आ और दीर्घ ई, दीर्घ उ होते हैं तो वहां संधि का नाम हो जाता है दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद में ई उ और री के बाद में, ई उ और री के बाद में तो क्या हो जाता है? जब देखो ई उ और री के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, इनके बाद में इनके अलावा कोई भिन्न स्वर आता है तो ई और ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। उ व उ का व होता है और री का रे हो जाता है। और यहाँ पे हम संधि का जो नाम रखेंगे वो हो जाती है यण स्वर संधि। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। और जब ए, आई, ओ, औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ पे ए का आई होता है, आई का आई होता है, ओ का औ होता है और औ का आव हो जाता है। और उस संधि का नाम हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों अयादी संधि। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो स्वर हम पढ़ने जा रहे हैं इसको इस प्रकार से समझना है, इस तरीके से समझने का प्रयास करना है कि जब हम संधि बिंदु प्रारंभ करें तो आपके जहन में ये ऐसे की ऐसे सेव होने चाहिए। जहां भी मैं जिक्र करूं, जहां भी मैं संधि का जिक्र करूं तो आपके जहन में एक ही बात होनी चाहिए कि गुरुजी हमने स्वर तो अच्छे से सीख लिए थे, अब हमें संधि सीखने में बड़ी आसानी होने वाली है, होगी। तो देखो एक बार मैं फिर से लिखता हूं, ये हमारे 11 स्वर हैं, ये हमारे 11 स्वर हैं। और इन 11 स्वरों को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इन 11 स्वरों को हम दो भागों में डिवाइड करने वाले हैं।
किसके आधार पर? किसके आधार पर? मात्रा या कालमान के आधार पर। जो हमारे 9वीं 10वीं 11वीं में आरबीएससी बोर्ड में जो पुस्तकें चलती है, इनको दो भागों में डिवाइड करती है। एक का नाम होता है मूल स्वर। क्या नाम होता है? मूल स्वर। और इसी का दूसरा नाम होता है लघु स्वर। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा नाम होता है एकमात्रिक स्वर। चौथा नाम होता है ह्रस्व स्वर। पांचवा नाम होता है अखंडित स्वर, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और लघु का दूसरा नाम होता है छोटा, यानी इनको छोटे स्वर भी कह सकते हैं। ये अपने आप में दीर्घ के छोटे रूप है, तो इनको छोटे स्वर भी कह सकते हैं। कौन कौन से? ए, ई, लघु, उ और री। इनको चार को हम मूल स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक, ह्रस्व, अखंडित और छोटा स्वर भी कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 2 नंबर पे हम जो रखते हैं वो दीर्घ है। कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर है। और दीर्घ का दूसरा नाम होता है गुरु स्वर। कौन से स्वर? गुरु स्वर। अरे ये एकमात्रिक हैं, तो ये कौन से होंगे? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक। और ये छोटे हैं, तो इनको बड़े स्वर भी कह सकते हैं। ये अखंडित हैं, तो इनको खंडित स्वर भी कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांशतः संधि में दीर्घ इन्हीं स्वरों का प्रयोग होता है जो हम 4 के अलावा बचे हुए हैं, तो इनको संध्याक्षर भी कहते हैं। इनको संध्या स्वर भी कहते हैं, संध्याक्षर भी कहते हैं। कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे पास में कितने हो गए? 7। लघु कितने हो गए? 4। प्रिय विद्यार्थियों, 7 और 4 कितना होता है? 11। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या भी कितनी होती है? 11। इन 11 स्वरों को मात्रा या कालमान के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा भी देखो, आजकल एक नया स्वर प्रचलित हुआ है, यानी प्रचलन में है, और उसका नाम रखा है ह्रस्व स्वर। इधर लिख देता हूं मैं, ह्रस्व, सॉरी, प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत का पहले बात तो हिंदी में कोई लेना देना है नहीं, ये संस्कृत का स्वर है। लेकिन आजकल ये कंपटीशन वाले एग्जाम, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ना, उनमें यहां से प्रश्न पूछे जा रहा है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, बार बार यहां से आता है कि निम्न में से प्लुत स्वर का उदाहरण है। तो वहां पे अपने को ओम दिखता है, क्या ऐसा लिखा हुआ ओम दिखता है, वहां पे हमारा प्लुत सही हो जाता है। लेकिन ये प्लुत किसे कहते हैं? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, प्लुत स्वर किसे कहेंगे? कि जिन स्वरों का उच्चारण करने पर एक नहीं, 2 भी नहीं, 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वरों की हिंदी में संख्या होती है कितना? 8। और संस्कृत मानती है कितना? 9। 8 कौन से होंगे? 7 तो हमारे पास दीर्घ होंगे और 1 हमारा ए, यानी 7 और 1 8 हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में 9 होते हैं। 9 कौन सा? ये जो री है ना, ये री है, ये लघु री है, हमने लघु में पढ़ा है इसको। लेकिन जब री को हम 3 मात्राओं का समय देंगे, हम थोड़ा लंबा स्वर खींचेंगे, जैसे अब आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, री, तो ये बहुत लंबा खींचने पे लघु से री दीर्घ रूप धारण कर लेती है, दीर्घ में रूपांतरित हो जाती है। तो दीर्घ री होते ये संस्कृत में चली जाती है, फिर हिंदी में दीर्घ का कोई लेना देना नहीं है। जबकि लघु ई और उ का उच्चारण करें, इनको हमने क्यों छोड़ा है? कि जब हम लघु ई का उच्चारण लंबा करेंगे, 3 मात्राओं का उच्चारण करेंगे, तो ये ई मतलब लघु से अपने आप ही दीर्घ हो जाएगी, और ये यू के साथ में होता है, तो इनको लंबा स्वर देंगे, 3 मात्रा का स्वर देंगे, तो ये अपने आप ही लघु से दीर्घ हो जाएंगे। और ये 7, तो ये एक ए और प्लस में कितना हो गया? 8। तो प्लुत स्वर ये होता है। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों, इन 7 स्वरों को कुछ अलग से, मतलब अलग नाम से भी पहचान होती है। जैसे हम बात करें कि हमारा स्कूल में, हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो हमें पता है कि हमारे स्कूल में तो नाम अलग होता है, जबकि गांव में कुछ अलग पहचान होती है। हमारा कोई करीबी होगा तो वो हमको अलग पहचान, मतलब अलग नाम से पुकारेगा, हमारे घर वाले अलग नाम से पुकारेंगे। तो इस प्रकार
इनको भी अलग अलग नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं अलग अलग नामों से परीक्षा में कई बार प्रश्न बन जाता है और वहां पे विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में हो जाता है कि ये कौन सा स्वर है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, इन 11 स्वरों के कुछ अलग नाम भी हैं, जैसे हमने वर्गीकरण पढ़ा है और भी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे स्वरों का भी, व्यंजनों का भी। तो हम इन 3 स्वरों को देखो, इन 3 स्वरों को आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, जब हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ते हैं ना तो केवल इन 3 स्वरों का ही हम काम प्रयोग करते हैं दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। तो इनको मूल रूप से दीर्घ स्वर कहा जाता है। कौन से स्वर? दीर्घ स्वर कहा जाता है। विद्यार्थी जब ए, आई, ओ, औ का जब हम प्रयोग करते हैं, यानी इन 4 को अलग से नाम दिया जाता है संयुक्त स्वर। कौन से स्वर? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है, देखो इनका निर्माण अलग अलग प्रक्रिया से हुआ। जैसे ए मिलकर बना है, ए प्लस ई से ए बनता है। आई का निर्माण हुआ है ए प्लस ए से ओ बनता है, ए प्लस उ से मिलकर, और औ का निर्माण हुआ है ए प्लस ओ से मिलकर। प्रिय विद्यार्थियों, इनसे मिलकर ये सब बनता है। अब परीक्षा में प्रश्न कई बार यहीं से आ जाता है, और प्रश्न कैसा होता है कि आई का निर्माण हुआ है, 4 विकल्प अलग अलग हो गए तो हमारा सही हो जाएगा ए प्लस ए से मिलकर आई बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग है, देखो ए अलग वर्ग से, ई अलग वर्ग से, ए अलग से, ये अलग से, अलग अलग वर्ग के मिलने से, अलग अलग वर्ग के स्वरों के मिलने से जब इनका निर्माण हुआ है तो इनको विजातीय स्वर भी कहा जाता है। एक नाम और आ गया हमारे पास में, विजातीय स्वर। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा देखो आ का निर्माण हमने पढ़ा है ए प्लस ए से होता है, दीर्घ ई बनती है ई और ई से मिलकर, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। उ का निर्माण होता है उ और उ से, चाहे दीर्घ हो चाहे लघु हो, है तो समान वर्ग के ना, तो ये समान वर्ग से मिलकर बनने के कारण इनको हम सजातीय स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं, जबकि इनको विजातीय स्वर कहते हैं। प्रिय विद्यार्थी, जब हमारे पास में अंग और अह का नाम आता है तो इनको हम अंग और अह को हम अयोगवाह्य ध्वनियां कहते हैं। इनका नाम क्या है? अयोगवाह्य ध्वनियां। इनका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ में ही होता है, व्यंजनों के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो इन 2 का अलग से नाम हो गया अयोगवाह्य ध्वनियां। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं, एक बार देख लेंगे फिर से कि स्वरों की वर्णों को हमने 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वरों को उच्चारित करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों हमें किसी अन्य वाग यंत्र या किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये अपने आप ही स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के उच्चारित हो जाते हैं, इसलिए इनको स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, जबकि संस्कृत में 13 होते हैं और उनको अच कहा जाता है। इसके बाद हम अगला रूप पढ़ने वाले हैं व्यंजन। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। आपने सुना होगा कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, देखना या लिख देता हूं मैं 2 नंबर पे, व्यंजन। और व्यंजन किसे कहेंगे? कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से, जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है ना, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। हिंदी भाषा में व्यंजनों की यानी मुख्य व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल की बात करें तो कितना होती है? 37 होती है। कितना होते हैं? 37 तो कुल होते हैं, जबकि मुख्य व्यंजन 33 होते हैं, और ये होते हैं कैसे लेकर है तक। कैसे लेकर है तक जो व्यंजन होते हैं ये मुख्य व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? मुख्य व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या की बात करें तो 33। प्रिय विद्यार्थियों, ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। और व्यंजनों की एक अलग विशेषता है कि व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा तो जा सकता है, लेकिन उच्चारित नहीं किया जा सकता। जैसे देखो, मैंने क लिखा, अब मुझे अलग से ए लिखने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं क का उच्चारण करूंगा तो मुझे साथ में ए का भी उच्चारण करना पड़ेगा। इसलिए इनको स्वरों की सहायता के बिना लिखा तो जा सकता है, लेकिन उच्चारित नहीं किया जा सकता। कुछ जो 33 व्यंजन हमारे पास में है, इनको भी साथियों अलग अलग नाम से पहचान मिली है।
अलग अलग नाम से मिली है कि कै को कुछ अलग नाम से पहचाना जाता है, खे को अलग नाम से पहचाना जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक होते हैं और इनकी संख्या की बात करें तो 25। ये महिला सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ था यदि 2016 के लगभग, तो उसमें प्रश्न था स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है कितना? 25। इसके बाद में हम चर्चा करें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे पास में ये, रे, ले, वे। और संख्या की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद में देखो अगला नाम होता है हमारे पास में उसमें व्यंजन। कौन से व्यंजन? उसमें व्यंजन। और उसमें व्यंजन होते हैं से, है। ये से तालव्य होता है, इसको मूर्धन्य कहा जाता है और इसको दंते से कहा जाता है। इसके बाद में हमारे पास में अगला जो नाम आता है वो आता है उत्क्षिप्त, प्रताड़ित, ताड़नजात या फेंके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजन। और ये होते हैं ड़ और ढ़, ड़ और ढ़। और इसके बाद में एक होता है प्रकंपित, जिसका दूसरा नाम है लुंठित, तीसरा नाम है लटके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजन, और ये होता है अकेला रे। रे का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा में कंपन होता है। हम उच्चारण करके देखेंगे रे रे, तो हमारी जिह्वा में क्या होता है? कंपन होता है। इसके बाद में 5 नंबर पे हमारे पास में आता है लुंठित। लुंठित और इसमें आता है ये अकेला, लुंठित हो गया। पार्श्विक, कौन सा आएगा? पार्श्विक। और पार्श्विक में हमारे पास में है ले। ले का जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा तो स्थिर होती है और जिह्वा के दोनों बगलों से, साइडों से जो श्वास वायु निकलती है, तो इसलिए इनको पार्श्विक कहा जाता है। क्योंकि पार्श्व का मतलब होता है बगल। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल होता है। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों संयुक्त व्यंजन होते हैं, यहां लिख देता हूं मैं 6 नंबर पे संयुक्त व्यंजन, 7 नंबर पे संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षय, त्रय, गे, श्रय। देखो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी। और ये क्षय जो होता है इसका निर्माण अधूरा कै और से मिलकर होता है। जब हम से को भी, और से भी मूर्धन्य से है, से को हलंत करेंगे तो आगे ए निकलेगा। त्रय आधा तय, फिर रे को अधूरा करेंगे तो ए। गे का निर्माण आधा जय और ये को भी आधा करेंगे तो ए। इसी प्रकार श्रय का निर्माण आधा से, रे और रे को अधूरा करेंगे तो ऐसे मिलकर इनका निर्माण हुआ है। ये था प्रिय विद्यार्थियों हमारे व्यंजन था ये हमारा, यानी स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा तो जा सकता है किंतु उच्चारित नहीं किया जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों आशा है, उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। आप हमसे जुड़े रहिए। आज तक के इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।